नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कितनी बार आप अपने निवेश की प्लानिंग करते समय जो आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं उसमें महंगाई को भी जोड़ते हैं। आप लंबे लंबे लक्ष्य तो तय करते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से आपका जो ये लक्ष्य है या जो आप रकम इकट्ठा करना चाहते हैं वो कितना कम हो जाएगा, वो कितनी बार आप देखते और समझते हैं। महंगाई को आंकना उतना ही जरूरी है जितना आपके फाइनेंशियल प्लान का लक्ष्य जरूरी है। तो आज हम महंगाई क्यों जरूरी है अपने फाइनेंशियल प्लान में जोड़ना, उसकी गणना कैसे की जाए, मतलब उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, महंगाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबी अवधि के लक्ष्य में महंगाई आपके निवेश का गणित कैसे बिगाड़ देती है, ये भी समझेंगे हमारी आज की इस खास पेशकश में। और इसमें हमारे साथ आज होंगे खास मेहमान। परिचय करा देते हैं। क्षितिज महाजन है हमारे साथ, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, उस पर भी एक सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज शो में जानेंगे महंगाई कैसे खा रही है आपके निवेश को, निवेश में महंगाई आंकना क्यों जरूरी, निवेश को महंगाई से कैसे बचाएं, साथ ही यह भी जानेंगे क्या इक्विटी में निवेश है इन्फ्लेशन प्रूफ। क्षितिज, महंगाई सब रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए महंगाई को जोड़ते भी हैं या उसको कंसिडरेशन में भी लाते हैं। सबसे पहले जो ताजा आंकड़े भी है वो ये कहते हैं कि महंगाई जारी है, महंगाई बढ़ी भी है और इसलिए आपको और भी ज्यादा अपने लिए तैयारी करने की जरूरत है। आंकड़ों के लिहाज से इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी जरूरत को कैसे समझे महंगाई को आंकने की, और अगर महंगाई को ही अगर हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो वो क्या है। स्वाति, ये जो टॉपिक है इन्फ्लेशन का या महंगाई का या इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न का, ये इसलिए समझना जरूरी है कि महंगाई जो है वो आज की नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अगर आज आप कोई चीज प्राइस आप देखते हैं कि बढ़ा हुआ है, चाहे वो तेल है या किसी चीज का है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक तो आप आज एक बड़े वैल्यू पे चीज खरीद रहे हैं, दूसरा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो मेच्योरिटी आ रही है वो उतनी नहीं आ रही है कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब उसकी मेच्योरिटी है उसमें आप उस वैल्यू के हिसाब से चीजें ले सके। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। महंगाई किसको बोलते हैं हम? बेसिकली जो आप रोजमर्रा की चीजें ले रहे हैं दिन पर दिन वो महंगी होती जा रही है, उसको हम महंगाई बोलते हैं। तो फाइनेंशियल टर्म में इसे बोला जाता है कि आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो मानिए आप 100 रुपए में अगर आज मान लीजिए 1 लीटर तेल अवेलेबल है, आप 1 लीटर तेल ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो 120 रुपए लीटर आए। तो 100 रुपए में तो एग्जैक्टली 1 लीटर नहीं आया ना, तो कोई 800 मिलीलीटर या 900 मिलीलीटर ही आया। तो उस हिसाब से आपके पैसे की जो वैल्यू है जो गिरती है उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म पे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं चलो मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा दिया है और मेरा 6-7%, 5% के हिसाब से पैसा बढ़ता रहेगा, पर आपका पैसा तो हर साल कम हो ही रहा है। आपका फिक्स डिपॉजिट उसे बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सो इन्फ्लेशन, महंगाई अपने आप में सबसे बड़ा मॉन्स्टर है आज की फाइनेंशियल प्लानिंग में। और हमारा जो भी फाइनेंशियल प्लान है वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न वाला प्लान होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में, समय में जब हमें हमारे पैसों की जरूरत हो, वो उस समय की महंगाई दर के हिसाब से ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सके और हमें अपनी रूटीन चीजें करने में हेल्प कर सके। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में अलग अलग गोल्स के हिसाब से हम समझें क्षितिज कि जब हम कहते हैं कि पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है या जो मेडिकल खर्चे हैं उनका खर्च बढ़ रहा है, उसके साथ हम इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेशन है। अगर हम प्राइमरी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल्स की बात करें तो महंगाई आंकना इसलिए भी जरूरी है। मेडिकल इन्फ्लेशन में हम कितनी परसेंटेज महंगाई जोड़ते हैं, क्षितिज आपसे ये भी समझना चाहते हैं, या एजुकेशन इन्फ्लेशन में भी हम कितनी परसेंट महंगाई को जोड़कर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को तय करें।
तो स्वाति, अगर मैं बात करूं, आप 3 साल पहले तक की बात करें, 2016-17 तक, इंडिया एज ए नेशन वी वर ऑलवेज वेरी हाई ऑन इन्फ्लेशन। पिछले उससे पहले 35 साल का एवरेज इन्फ्लेशन 8% से ऊपर है। इनफैक्ट एक टाइम था 2013 में, इन्फ्लेशन नंबर जो थे आपके 9.5% टच कर गए थे। सो जब मैं 8% की बात कर रहा हूँ, ऑफ लेट हमने 3-4 साल में देखा है इन्फ्लेशन नंबर बहुत डिप हुए हैं। लास्ट ईयर कोरोना के कारण भी इन्फ्लेशन बहुत नीचे आया, बट एवरेज आप इससे 5 से 5.5% के आसपास का एक नंबर बॉलमार्क लेके चलें, क्योंकि ज्यादा कम इन्फ्लेशन भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो डिफ्लेशन जैसी पोजीशन एक पैदा कर सकता है। सो यहाँ पे समझना जरूरी है, चाहे वो अपना एजुकेशन का गोल ले रहे हैं, आने वाले टाइम में फ्यूचर एक्सपेंस ले रहे हैं, या मेडिकल एक्सपेंस ले रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस ले रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप 6 से 7% का इन्फ्लेशन मान के चलें। और फूड इन्फ्लेशन जो है या वाटर इन्फ्लेशन जो है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ यहाँ पर, इनमें आप ऑन एन एवरेज 10% इन्फ्लेशन पकड़ के चलें, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको फूड की स्केर्सिटी होने ही वाली है, वहां पे इन्फ्लेशन आपका ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। सिमिलरली वाटर, क्लीन वाटर की जब मैं बात करता हूँ, उसके प्राइसेस रूफ टचिंग होंगे, बहुत ऊपर जाएंगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप 10-12% में इन्फ्लेशन लीजिए। एजुकेशन में, बाकी आपकी बेसिक आइटम्स में आप 7% कर सकते हैं। अगेन मेडिकल एक्सपेंस, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और यहाँ पे आपका वो मेरे को पॉइंट याद आ रहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जो आप आए दिन जब भी मौका लगता है जरूर उसको टच बेस करती हैं अपने शो में। तो यहाँ पे इसलिए भी मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है कि जिस तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं पिछले 1.5 साल में, कोरोना काल में, हमने देखा है जो लोगों को इसके थ्रू जाना पड़ा है, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा है, या फिर जिन लोगों को टेस्टिंग के थ्रू जाना पड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेंट है आपकी पॉकेट के ऊपर, जो प्लान डेंट नहीं है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। मेडिकल एक्सपेंस, मुझे जहां तक लगता है, अगर आप यूएस की बात करें, किसी की सैलरी अगर वहां $100 आती है महीने की, ऑन एन एवरेज 8 to 10%, $8 से $10 मेडिकल एक्सपेंस या टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग से रखा जाता है। तो मेडिकल एक्सपेंस एक बड़ा एक्सपेंस होने वाला है यहाँ पे, जहां पे आप 12 से 15% का इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं आने वाले समय में। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और आपको अपना एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बहुत ही फाइनेंशियल प्लानिंग टर्म्स में रियल रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सही मायनों में आपका जो रिटर्न है उसका असली रेट क्या है, उसमें हम यूजुअली, क्षितिज आप इस पे प्लीज़ और जोड़िएगा, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम इन्फ्लेशन रेट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपसे समझूं, अगर उससे पहले मैं भी कुछ एक छोटा एग्जाम्पल दूं कि अब मानिए हम एफडी में, बैंक एफडी में अपने पैसे डालते हैं, और उसमें जैसे 5-6% या कई बैंकों में लगभग 6% से ऊपर क्या ही बैंक एफडी में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ब्याज दरें घटने की तरफ ही हैं, ये हम सबको मालूम है। अगर इन्फ्लेशन रेट इससे ऊपर है, जो ऊपर है, उसमें मतलब एफडी में पैसे डालना तो फायदे का सौदा हुआ नहीं। तो क्या हम इसी एंगल से समझें कि आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी आपको मिल पाएगा जब आप जो ब्याज दर है, जहां पर भी आप पैसे डाल रहे हैं, वो इन्फ्लेशन बीटिंग जो प्रोडक्ट है उसमें डालिए। मतलब हमेशा वो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर आपका ब्याज आपको मिले, वही सही मायनों में महंगाई को मात देने वाला निवेश है। बिल्कुल सही कहा स्वाति। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी एक पॉकेट में 100 रुपीज पड़े हैं, और दूसरी पॉकेट में उसके ऊपर बैंक का ब्याज आ रहा है 6%, ₹6 आ रहा है ब्याज। पर पहली वाली पॉकेट से ही, जो राइट पॉकेट है आपकी, 7 रुपीज या 6 रुपीज एज इन्फ्लेशन निकलता जा रहा है। अब हम ब्याज दर को हमेशा इक्वेट करते हैं, पर स्वाति यहाँ पे ब्याज दर को इक्वेट नहीं करना है, पोस्ट टैक्स ब्याज दर को इक्वेट करना है। अगर 6% आपको ब्याज मिल रहा है, पर उस पर आपको इंटरेस्ट के ऊपर आपका एज पर इनकम टैक्स स्लैब टैक्स भी देना पड़ेगा। तो पोस्ट टैक्स अगर आप 30% ब्रैकेट में है, तो आपको 4% से ऊपर ब्याज ही नहीं आ रहा है। तो मतलब ये है कि आपका 1 साल के बाद जो पैसे की वैल्यू है, आपके हिसाब से वो 100 का 104 हो गया पोस्ट टैक्स, बट एक्चुअल में देखा जाए -6% इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू 98 है। तो आपने वेल्थ प्रिजर्व भी नहीं कर रही है। ये इसका आपने जैसे बोला एफडी का एग्जांपल है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जो ऑन एन एवरेज हमारे एक डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एक चीज समझिए कि कोई सेविंग बैंक में इन्वेस्ट करके काफी पैसा रखता है, कुछ लोग डिपॉजिट में जाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट है और इक्विटीज है। ऑन एन एवरेज सेविंग बैंक आपको 3 से 3.5%, कुछ बैंक में 4, 4.5%, 5% ब्याज दर
मिलता है। डिपॉजिट आज की डेट में अगर आप लेस देन 60 हैं तो आपको 5.5-6% मिल जाए तो बड़ी बात है, और मोर देन 60 है तो शायद कुछ बैंक्स आपको 6.5-7% तक दे दें। गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ऑन लास्ट 10 साल का ट्रेंड देखें तो 8% कंपाउंडिंग है, तो 8% के हिसाब से हम देखते हैं कि गोल्ड में रिटर्न आ सकता है। हम पिछले ट्रेंड के हिसाब से उसका बॉल मार्क ले लेते हैं। रियल एस्टेट सीम्स लाइक कि 11-12% का रिटर्न जनरेट कर सकता है, और इक्विटी ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि हाँ कैपेबल है 12% कंपाउंडिंग से ग्रो कर सकता है अगर हम इंडेक्स को ही ले। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है, सिर्फ दो ही एसेट क्लास निकल के आ रहे हैं, क्लियर कट निकल के आ रहे हैं जो इन्फ्लेशन बीट करते हैं, वो है रियल एस्टेट और दूसरा है इक्विटी, और दोनों ही एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है। रियल एस्टेट में आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं, फार्म हाउस निकाल सकते हैं, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ऑफिसेस, कुछ भी आप कर सकते हैं। एंड इक्विटीज में अंडरलाइन कंपनीज हैं जो बिजनेस क्रिएट करती हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो दो एक्सपेंडिंग एसेट क्लास ही हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे रियल एस्टेट, एक तो आपको भारी मात्रा में अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। आपने 20 लाख का घर ले लिया तो आप उसे 1-1 लाख करके नहीं बेच सकते हैं जब पैसे की जरूरत है। म्यूचुअल फंड या इक्विटीज में आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप अच्छे फंड्स में या लिक्विड स्टॉक्स में बाय करके बैठे हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, एक टाइगर है जो इन्फ्लेशन है जो आपका 6% की स्पीड से भाग रहा है, तो सेविंग का जो आपका डिपॉजिट है उसको तो वो खा ही जाएगा इवेंचुअली। वो सेविंग अकाउंट में जिन लोगों का पैसा पड़ा हुआ है वो कभी भी इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न क्रिएट नहीं कर पाएंगे और वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो जो सेविंग बैंक अकाउंट आपका है वो वेल्थ प्रिजर्वर भी नहीं है, वो वेल्थ डिस्ट्रक्टर है। डिपॉजिट में अगर आप 6% से ऊपर हैं तो आप नेक टू नेक चलेंगे, उसमें भी टैक्स का एलिमेंट हमने लिया नहीं है अभी। अगर आप टैक्स एलिमेंट में 20-30% पे हैं, अगेन आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप गोल्ड में हैं तो अब लंबे अवधि तक इन्वेस्ट रहने के बाद ही बीट कर पाएंगे, क्योंकि गोल्ड का भी एक रैली होता है, एक साइकिल होता है जिसके अंदर वो परफॉर्म करता है। और कुछ कई बार गोल्ड एक प्रॉपर हेज है, ग्लोबली अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप पोर्टफोलियो में 5 से 10% ले सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बचती है रियल एस्टेट और गोल्ड की, रियल एस्टेट और इक्विटीज की, जहां पे एक रियल आप रेट ऑफ रिटर्न, जैसे आपने पहले बोला है, नेट ऑफ इन्फ्लेशन आप इजिली 6-7% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैं 6-7% ऐसे बता रहा हूँ, अगर मैं 12-13% या 14% रिटर्न जो निकाला निवेशक हैं वाकई निवेशक जो है अभी वाकई पसुपेश में है। एक तो अगर ताज़ा ही अगर एग्जाम्पल लें, बाजार में हाहाकार मचा हुआ है मार्केट में, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव से हम सब जूझ रहे हैं, तो इक्विटी को लेकर लोगों में डर है। यहाँ पर अगर फिक्स इनकम की बात करें तो ब्याज दरों को लेकर भी कोई ज़्यादा उत्साह में लोग नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आने वाले टाइम में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिक्स इनकम में, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ज़्यादा शायद ही मिले जो उनको रिटर्न है। तो आखिरकार लंबी अवधि के लिए पैसे रखे भी जाए तो कहाँ पर रखे जाएं? आपने बोला कि जितने भी हमने अब तक एक इन्फ्लेशन से जोड़कर जितने भी रिटर्न हमने समझे, इक्विटी और रियल एस्टेट एक ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, और गोल्ड डेफिनेटली, लेकिन गोल्ड की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। इक्विटी स्पेशली आप अगर थोड़ा सा फिगर्स के जरिए भी बताएं, आने वाले टाइम के लिए आपको कैसे लगता है कि इक्विटी इस कोविड के टाइम पर भी लोगों को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए उस पर निवेश करना चाहिए? दो हमारे बेंचमार्क्स हैं जो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, और निफ्टी में जिसको हम एनएससी भी बोलते हैं, टॉप 50 कंपनीज आती है। सेंसेक्स 1979 से शुरू हुआ था और आज पिछले 42 ईयर्स में कोई 17% कंपाउंडिंग रिटर्न है। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस समय मैनेज पोर्टफोलियोज की बात नहीं कर रहा हूँ। 17% कंपाउंडिंग रिटर्न है। निफ्टी जो 92-93 से शुरू हुआ है उसका ऑन एन एवरेज आज की डेट में कोई 14-15% कंपाउंडिंग रिटर्न है। सो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि इक्विटी में पैसा बनता है, और ये जो जैसे आज मार्केट में हुआ है जहाँ सेंसेक्स में 1700% का 1750% की गिरावट आई है, ये मार्केट का एक करेक्टर है जहाँ पर डिपेंडिंग ऑन क्या न्यूज बेस है आपका। जैसे अब कोरोना के नंबर आ रहे हैं, लग रहा है कि सेकेंड वेव है, बहुत स्ट्रांग है, कोई लॉकडाउन भी हो सकता है। बट मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा लास्ट वाला मार्च का महीना भी,
जहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ था। तो ये पैनिक, अगर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो मेरा ये सुझाव रहता है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है आने वाले समय में, अगले 2, 3, 4 दिन में, तो आप बने रहें। और अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और आप डिप्लॉय करना चाहते हैं और डरे हुए हैं, मार्केट तो गिर रही है, तो यही अपॉर्च्युनिटी आप मिस कर रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रही थी कि मैं कब बाय करूँगा, जब करेक्ट होगा। आज करेक्ट हो रहा है, तो आप स्टैगर मैनर में थोड़ा-थोड़ा करके पैसे डालिए। मान लीजिए आज करेक्ट हुआ है, तो 100 में से 10 रुपीज़ आप कल डिप्लॉय कर दीजिए। क्योंकि आप टाइम कभी भी नहीं कर पाएँगे। आप कल डिप्लॉय करेंगे, परसों गिर जाएगी मार्केट, फिर आप बोलेंगे क्षितिज बोल के गया था यहाँ पर। बट यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि आप टाइम कभी नहीं कर पाएँगे, पर कोई भी डिस्काउंट लगा हुआ है बाज़ार में, उसको इनकैश करें। और आज डिस्काउंट था 3.5-4% का, तो आज नहीं किया तो कल इसको इनकैश करें। तीसरी बात रही, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप देखिए, जब आप डिपॉज़िट बैंक में जाके डिपॉज़िट करते हैं, एचडीएफसी बैंक में, या एल&टी का बॉन्ड खरीदते हैं, ये कंपनीज़ आपसे 8-10% पे बॉन्ड इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि वो आपके लिए 8-10% कमाने के लिए बैठी हुई हैं। ये अपने बिज़नेस में 18-20% जनरेट करती हैं, एचडीएफसी बैंक 20-25% जनरेट करता है, और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएटर है, आपसे पैसा डिपॉज़िट पे 6-7% पे लेके। समझिए, आपको 6-7% दे रहे हैं और इनके शेयर होल्डर जो हैं ऑन एन एवरेज 18 से 20% कंपाउंडिंग रिटर्न ले रहे हैं इतने सालों से। सो कितना डिफरेंस है? तो आपको डिपॉजिटर होना चाहिए किसी एफडी में, या शेयर होल्डर होना चाहिए? आप अपने आप से सवाल करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा पैसा इक्विटी में लगा दीजिए, बट एसेट एलोकेशन कीजिए। और एसेट एलोकेशन में इक्विटी के सिवाय इस समय और कोई चारा ही नहीं है आपके पास इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न निकालने के लिए। या तो आप रियल एस्टेट में आए और लंबा चले, पर रियल एस्टेट के लिए आपको एक तो मात्रा ज़्यादा चाहिए, दूसरा लॉन्जिविटी ज़्यादा चाहिए, और आप इन पार्ट से निकाल सकते हैं। दूसरा यही है, आज इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत स्वीटली प्लेस्ड है। ऑब्वियसली कोरोना ने सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है, बट येस, हम डेली बेसिस पे 35-40 लाख इंजेक्शंस लगा रहे हैं, और ये मोमेंटम बढ़ेगा आगे, और मुझे लगता है बाय अगस्त सितंबर तक हम 70-80 करोड़ लोगों को कवर करेंगे। सो मार्केट जो प्राइस देता है स्टॉक को, या म्यूचुअल फंड के भाव बढ़ते हैं, वो इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं, पास्ट में क्या है उसके ऊपर नहीं बढ़ते हैं। और ये चीज़ वर्ल्ड भी देख रहा है, इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं। तो ये जो मार्केट में अभी आने वाले टाइम में थोड़ा-सा हो सकता है उछल-पुछल रहे, इसको मैनेज करें, अपने इमोशंस को मैनेज करें, और अगर आपके पास पैसा लिक्विडेट पड़ा हो साइड पे, तो डिप्लॉय करें। हम्म, ओके। तो एक तो बाजार की उथल-पुथल का असर निवेशकों के मन में, दूसरा महंगाई का असर उससे ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग दोनों पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि अभी हर निवेशक के मन में चल रहा है कि इन दोनों ही फैक्टर्स को लेते हुए कैसे उन्हें इन्फ्लेशन प्रूफ यानी महंगाई को मात देने वाला निवेश करना चाहिए। और क्षितिज ने जो अपने बातें पॉइंट सामने रखी उसे समझ में आता है कि इक्विटी लंबे समय के लिए इन्फ्लेशन को मात देने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब इक्विटी में भी कैसे फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, एक नया निवेशक जो हमें देख रहा है वो इन्फ्लेशन को मात देने के लिए कैसे फंड में निवेश कर सकते हैं, ये भी समझेंगे क्षितिज महाजन से छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं ऐसा निवेश जो दे महंगाई को भी मात, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षितिज महाजन है, उनसे हम समझ रहे हैं थ्रू आउट द एसेट क्लास जब हम निवेश करते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, छोटी बचत योजनाओं के अलावा आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, कई लोग गोल्ड में पैसे डालते हैं, और फिर आप इक्विटी में डायरेक्ट जाएं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, वो निवेश भी रहता है। कहां पर आपको इन्फ्लेशन प्रूफ जो है वो रिटर्न मिल सकता है। इक्विटी की लगातार हम यहां पर बात कर रहे थे, और रियल एस्टेट का भी क्षितिज ने जिक्र किया। अगर आप लंबी अवधि के लिए रियल एस्टेट में बने रहते हैं, फिलहाल रियल एस्टेट की हालत उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप को उसके लिए खिलाड़ी होने की भी जरूरत है, थोड़ा सा जानकार होने की भी जरूरत है। इक्विटी की अगर बात करें, क्षितिज मुझे एक बात बताइए, इक्विटी में भी कौन सी ऐसी कैटेगरी है या कौन से ऐसे कैटेगरी में ही फंड, अगर बोले कैटेगरी को ही हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जहां पर आप रेकमेंड करेंगे कि हाँ एक नया निवेशक भी इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न पा सकता है आजकल के सिनारियो में। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आ रहे हैं और जो इक्विटी के वॉलिटिलिटी से काफ़ी वाकिफ नहीं है और घबराते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि वो अपने एंड पे टू स्टार्ट विद बैलेंस एडवांटेज फंड्स या बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। देखिए, ये कैटेगरी अपने में बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जहाँ पे आपका इक्विटी, आर्बिट्राज एंड डेट का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट होती है, और डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड
इक्विटी का एलोकेशन कम होता है या ज़्यादा होता है। अगर मार्केट की बहुत ज़्यादा पिटाई हो रखी हो, मानिए मार्च 24 लास्ट ईयर की बात करें, तो उस समय 80-85% तक, 90% तक कई पोर्टफोलियो चले गए थे इक्विटी एलोकेशन में। ये कई पैरामीटर्स पे चलता है, जैसे प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड, सेंटिमेंट, कई चीज़ों के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर बैलेंस एडवांटेज फंड जो हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग है फॉर अ न्यू क्लाइंट, इसमें वॉलेटिलिटी विज़ नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत-बहुत कम रहती है। तो आप टू स्टार्ट विद बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं, या एक प्योर बैलेंस फंड ले सकते हैं, जहाँ पे ऑन एन एवरेज 60-65% इक्विटी होता है और बाकी डेट होता है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स आपको 9.5-10% तक रिटर्न अगले 4-5 साल तक कंपाउंड करके दे सकते हैं। ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर इतना तो कर ही सकते हैं। और बैलेंस फंड जो हैं वो 10 से 11% के आसपास आपको कंपाउंड करके दे सकते हैं, जो अपने आप में एक अच्छा रिटर्न है। अगर आप 6% इन्फ्लेशन की बात करें, तो इन्फ्लेशन मीटिंग आपको 4 से 5% का रिटर्न मिल सकता है। ये 2 कैटेगरीज़ हैं। और कोई कोई समझ रहा है कि हाँ, इक्विटी ही सही तरीका है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न जनरेट करने के लिए, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, उसको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो पहली बार अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कपल ऑफ इंडेक्स फंड ले लें, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लें टू स्टार्ट विद, एंड धीरे-धीरे जैसे उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, धीरे-धीरे वो बाकी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स को ऐड करें अपनी बास्केट में। ओके, तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स को ऐड करने की बात क्षितिज ने कही है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स या बैलेंस फंड, प्योर बैलेंस फंड, और उसके अलावा आप इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड की आपने बात कही, कुछ फंड जो आप रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को जिसमें वो निवेश कर सकते हैं बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से और बैलेंस फंड कैटेगरी दोनों से, क्षितिज? तो मेरे पसंदीदा फंड जो हैं वो बैलेंस एडवांटेज में हैं। आपका कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, और आपका आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 3 फंड्स हैं। और बैलेंस फंड में आप देख सकते हैं टाटा बैलेंस, डीएसपी बैलेंस, मेरे इक्विटी हाइब्रिड। डीएसपी का नाम भी इक्विटी हाइब्रिड है। ये मेरे पसंदीदा फंड है, पर आप अपने एंड पे अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ओके, तो क्षितिज के पसंदीदा फंड्स जो बैलेंस और बैलेंस एडवांटेज फंड्स कैटेगरी के हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और नए निवेशक के लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो कैटेगरीज है वो एक बेहतरीन कैटेगरी मानी जाती है। कुल मिलाकर अगर हम समझें पूरे इस इन्फ्लेशन प्रूफ महंगाई के इस कॉन्सेप्ट को, अगर क्षितिज जब हम बात करते हैं एक लंबी अवधि के गोल की, हम डेफिनेटली हमने पढ़ाई के गोल को और हमने बाकी गोल्स के यहाँ पर डेफिनेटली जिक्र की, मेडिकल इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन। सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन का जो धक्का लगता है वो सीनियर सिटीजन्स को भी लगता है। जब वो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डाल देते हैं उस टाइम पर जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ, उनके लिए काफ़ी सुरक्षित ये जरिया है निवेश करने का। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ें, माने किसके कितने पुराने पैसे लॉक रखे होंगे और पीपीएफ की ब्याज दरें आजकल के टाइम पर 7.1% पर है, और आने 3 महीने के बाद किसी को मालूम नहीं क्या है, या बाजार भी किसी और हाल में है। तो किसी सीनियर सिटीजन के लिए महंगाई को मात देने वाला निवेश कैसा हो? तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि हमें लगता है कि जो आज चल रहा है वही 30 साल के बाद चलने वाला है। और आपको मैं फिर ये बता रहा हूँ कि जब पीपीएफ के रिटर्न हुआ थी 8.5-9% भी थे, तब इन्फ्लेशन भी 8-8.5% थी। सो अभी लग रहा है कि हमने हाँ एक कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, किसी ने 40 लाख 50 लाख पीपीएफ में इकट्ठा कर लिया, बट बिलीव मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पैसे ने आपकी वेल्थ सिर्फ प्रिजर्व करी है, क्रिएट नहीं करी। क्योंकि ठीक है वो टैक्स एफिशिएंट है, बट इवेंचुअली आप उसी इन्फ्लेशन वाले माहौल में रहे भी हैं। सो एनी सीनियर सिटीजन जो ये शो देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, इक्विटीज आपके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक यंगस्टर के लिए है, सिर्फ उसकी मात्रा डिफरेंट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। तो उसका तरीका वही है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस समय रिस्क नहीं लेना चाहता हूं और कैपिटल अपनी प्रिजर्व करना चाहता हूं, तो सर कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए कम से कम आपको 6% प्लस तो रिटर्न जनरेट करना ही है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगा 6%। तो उसके ऊपर का रिटर्न जो है वो आपका है। क्योंकि अगर आप ये सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएंगे, तो कल को वो भी आप पे सवाल करेंगे कि जो आपने पैसा इकट्ठा करा है ये कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है, ये तो प्रिजर्व हुई है या डिप्लीट हुई है जो पैसा आपने कमाया था। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी लीजिए आप और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपको इन धीरे 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 जब कॉन्फिडेंस आए तो बैलेंस फंड में मूव कीजिए।
सो टू स्टार्ट विद आपका जो भी कॉर्पस है उसमें से 15-20% या 10-15% आप बैलेंस एडवांटेज फंड में लीजिए। मैं कंफर्ट देना चाहूंगा, अब तो पीएसयूज कंपनीज ने भी 15% ऑफ देयर कॉर्पस जो वो इन्वेस्ट करती हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, वो भी 15% तक वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही हैं। जब गवर्नमेंट कंपनीज अपने आप में इन्वेस्ट कर रही हैं, एनपीएस स्कीम्स निकाली हुई हैं, अपने एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम्स निकाली हुई हैं जहां पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप इसमें हिचक मत कीजिए और अपनी तरफ से स्टडी करके 2-3 अच्छे बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। प्लानिंग के लिए भी आपको इक्विटी एक्सपोजर रखना बेहद जरूरी है, जिससे महंगाई को मात देने वाला रिटर्न आपको मिले। डेट में एक्सपोजर और एक अच्छा एक्सपोजर इक्विटी में भी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ अच्छे से जीने के लिए। बहुत शुक्रिया क्षितिज, हमारे साथ शो में शामिल हुए और इस पूरे महंगाई के कॉन्सेप्ट को निवेश के कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।